सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, सीटेट एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज इस वीडियो में हम स्पेशल पेडागोजी कॉन्सेप्ट, आप ये यकीन मानिएगा कि क्वेश्चंस की श्रृंखला दोस्तों बहुत टॉप लेवल की रखी गई है। कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं है। पेडागोजी वाले बच्चे देखिएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सी धारणा उपयुक्त है। ध्यान दीजिएगा, अधिगम क्या है? अधिगम एक ऐसा परिवर्तन है जो स्थायी परिवर्तन है। अधिगम को इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग या सीखना कहा जाता है। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अधिगम ऐसी प्रक्रिया है। योग्यता सुधार्य है, यह अधिगम का यह एक प्रारूप है। योग्यता अटल है या फिर असफलता अनियंत्रित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन जाएगा बी इज राइट वन। योग्यता सुधार्य है, एबिलिटी इज इंप्रूवेल। याद रखिएगा, जब भी हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो चाहे वो क्रिकेट का खेल ही क्यों ना हो, हम प्रैक्टिस के दौरान उसको हमेशा की तरह रोजाना इंप्रूव करते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का पोर्शन ही क्यों ना हो, है ना। योग्यता हमेशा इंप्रूव करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। करा है निम्नलिखित में कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी ऐसी परिपाटी दोस्तों जो स्टूडेंट में संकल्पनात्मक का मतलब होता है जहां पर तर्क बच्चा कर पाए, चिंतन कर पाए, मनन कर पाए, वहां पर हम किस तरीके से यहां पर ऑप्शंस को लेंगे। अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र या फिर बारंबार परीक्षाएं। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, अन्वेषण और संवाद। क्यों? क्योंकि अन्वेषण और संवाद का मतलब होता है कि बच्चे संवाद करेंगे आपस में, एक दूसरे के विचार आचार को आदान प्रदान के माध्यम से। अन्वेषण का मतलब होगा कि खोज विधि पर आधारित, है ना, चीजों को खोजेंगे, करके सीखेंगे। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। सीटेट एग्जाम को फतेह करने के लिए एक बहुत सी सिंपल सी ट्रिक है। आप 3 ऑप्शन को हटा दीजिएगा और एक ऑप्शन सबसे पॉजिटिव अगर है तो वो लग जाएगा, ठीक है ना, वो लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है समस्या को दिखाने के लिए। क्वेश्चन में जब पूछा जाए कि बच्चों को अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का निदान कैसे करेगा, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बच्चों को सीखने में अगर कठिनाई होती है तब वो निदान कैसे करेगा, तो दोनों क्वेश्चन थोड़े से विपरीत हैं, समझिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो ही दोस्तों यहां पर बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। लेकिन अगर यहां पर कह देता कि समस्या को समाधान करने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, तब भी दोस्तों यही वाला ऑप्शन होता। याद रखिएगा कि जब कठिनाई की बात की जाए तो जब सूचना अलग अलग, अरे भाई किसी बच्चे को प्रॉब्लम है और आप उसको बता नहीं रहे हो, उस चीज को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हो, तो बच्चा जटिल संक्रियाओं में जाएगा ना। और वही प्रक्रिया को एक साथ में प्रस्तुत कर दो तो बच्चा समझ जाएगा। अगर उसको तोड़ मरोड़ कर करोगे तो बच्चा कठिनाई से जूझता रहेगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब चाहिए आपसे। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अब यह क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन लिए हैं, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में ट्रेंड करेंगे। अब देखिए ऑप्शन करा, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, या निम्न उत्तेजना उच्च भय, या संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो दोस्तों आप ये बताओ, कोई बच्चा सीखेगा किस एनवायरनमेंट में सीखेगा? अच्छे एनवायरनमेंट में सीखेगा। और अगर अच्छे एनवायरनमेंट में सीखेगा तो उसका जो उत्तेजना का प्रभाव होगा वो संतुलित वैलेंस अवस्था में रहेगा, और भय तो होगा तो भय तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा? डी के साथ। भाई कोई भी चीज सीख रहे हैं तो भय अगर होगा तो वो ऑप्शन नहीं ले सकते, है ना। कोई उत्तेजना नहीं, सीखने की तो ललक होनी चाहिए, इसलिए यहां पर पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पर नेगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। गलत बात।
ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज पर निर्भर नहीं रखना है बच्चों को, ये ऑप्शन लेना ही नहीं है आपको, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, नहीं निगेटिव की बात कर रहा है, नहीं लेना है ऑप्शन। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर रहते हैं, तो पूर्ण रूप से ना तो पुस्तकों पर रहेंगे और ना वयस्कों पर रहेंगे, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। हमेशा पॉजिटिव फीलिंग को ही रखते हुए हमें अपने एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना? ये बात दिमाग में फीड कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें अपने सीटेट एग्जाम में एक मास्टर बनने के लिए दोस्तों। और अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। यहां पर इस क्वेश्चन को यानी डी ऑप्शन में यहां पर ये लिख लेना आत्म केंद्रिता, ये यहां पर बढ़ा लीजिएगा, है ना? क्वेश्चन क्या है देखिए, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो देखिए ये क्या है, जब व्यक्तिगत होगा तो वो व्यक्तिगत वार्ता होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन बदल गया है। इस बार कह रहा वाइगोस्की, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ना, वो आत्म केंद्रिता नहीं होगा। आत्म केंद्रिता नहीं होगा, बल्कि होगा क्या? व्यक्तिगत वार्ता, जिसको कहते हैं स्वनियमन। स्वनियमन का मतलब ही दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति अपने आप से ही बात करता हो तो उसको आत्म केंद्रिता नहीं। आत्म केंद्रित का मतलब होता है जब हम सेंटर्ड की बात करते हैं, हम अपने आप के अंदर एक इस तरीके से केंद्रित होकर पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी समस्या का निदान करने के लिए हम केंद्रित होकर उस चीज को एक दिशा दे रहे हैं, वो हमारा एक अलग मैटर है। यहां पर जब खुद से बात करने की बात आएगी तो हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ये बात दिमाग में हमेशा रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन आकलन से आपके 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को करिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या आंसर होगा? जरा कमेंट करके हमें बताने का कष्ट करें, क्या आंसर होगा? पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, या फिर एंड लास्ट वन, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं आसानी से कि जो बच्चे ऑप्शन नंबर किसको मार रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर मारने की कोशिश कर रहे हैं भैया, डी ऑप्शन को। क्या है, अगर आप ऑप्शन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं आप बिल्कुल क्या है, बिल्कुल दोस्तों सही होने की कगार पर हैं। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट वन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि विभाजित करना एक निगेटिव है, नामांकित करने से चीजें लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ती हैं, और पुरस्कार वितरण मैंने कहा आसानी से ये क्या होते हैं, निगेटिव सेंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी भी पेडागोजी सेक्शन में मिल सकता है, उसका आंसर एक ही रहता है, ध्यान दीजिए। और आएगा 2 क्वेश्चन आपके यही आएंगे, और दोनों क्वेश्चन को बदल दिया जाए लेकिन आंसर नहीं चेंज होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा देखिएगा, अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखा जाए तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण यानी एनवायरमेंट इनटू हेरिडिटी का योग होता है, यानी जो हम गुणनफल की बात करते हैं, तो जहां पर ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ, ए के साथ लॉक हो जाएगा। केवल वाले ऑप्शन कभी भी नहीं हमें लेने हैं, ये नेगेटिव सेंस की तरफ जाते हैं। ये केवल वाला सेंस हमारा नेगेटिव है ना, और ना ये भी नेगेटिव है। तो दोस्तों हम ऐसे भी अपने ऑप्शन को लगा सकते थे कि ये तो गलत होगा, यही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। ये दोस्तों सीटेट स्पेशल पेडागोजी कॉन्सेप्ट है, और ये उम्मीद करते हैं कि आपके बेहतरीन एग्जाम को दिशा देने के लिए यह पूरा सेक्शन आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ठीक बात, रोहन एक लड़का है, और यह देखकर उसके पिता यानी उसके फादर ने कहा कि भाई रोना बंद करो, रोना धोना बंद करो, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है मतलब लड़कियां रोती हैं। तो उसके पिता की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों में एक भेदभाव उत्पन्न करता है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि जहां पर भेदभाव उत्पन्न होगा
क्या है, जहां पर भेदभाव उत्पन्न होगा तो वो क्या करेगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाएगा दोस्तों। इसलिए हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी को राइट वन करेगा, यानी हम ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। मेरी बात समझ रहे ना? दर्शाने की बात यही है कि जहां पर हम पक्षपात की बात करते हैं, पक्षपात की बात करते हैं, जेंडर वायस्ड कहते हैं जिसको, लैंगिक रूढ़िबद्धता कहते हैं, जहां पर लड़के और लड़कियों में यहां पर एक समान ना माना जाए, असमानता को दर्शाया जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, हर बार दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। रूढ़िबद्धता से क्वेश्चन मिलेगा और ये लिख के रख लीजिएगा। मूल्यांकन और आकलन से दो क्वेश्चन मिलेगा, चार क्वेश्चन, दो से चार क्वेश्चन आपके अधिगम से मिलेंगे, सारे पेडागोजी कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक प्रगतिशील शिक्षा समावेशी शिक्षा से आपको दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा से मिलेंगे तो ये उसको भी देख लीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा यहां पर। एक प्रगतिशील कक्षा में देखो, एक बार भैया यहां पर कर दीजिएगा, एक बार भैया क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं शेयर कर दीजिए। कह रहा एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए। दोस्तों तो जरा जवाब दीजिएगा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर क्या होगा 10 नंबर का? तो 10 नंबर का जो आंसर होगा वो हम कह सकते हैं कि जब भी हम बल देने की बात करेंगे, प्रतिस्पर्धा एक निगेटिव है, अटल पाठ्यक्रम एक निगेटिव है, और अकादमिक अंक यहां पर निगेटिव है दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूं कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर उनको अगर मौके आप देते हैं, अवसर देते हैं, तो इससे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है भाई? बच्चों को मौके देना, अवसर देना, प्रोत्साहन देना, ये सभी ऑप्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11 नंबर। थोड़ा सा यहां पर लेंदी क्वेश्चन लेता हूं, घबराइए मत, क्योंकि घबराने से क्या होने वाला है, सब कुछ बेकार होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए बहुत अच्छे, सभी को नमस्कार, सभी को। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, अब ध्यान दीजिएगा, लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से पूछे जाएंगे, पियाजे से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कोहलवर्ग से 1-2 क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगी, क्योंकि जब भी लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक टर्म आता है जेडपीडी का सिद्धांत, और जेडपीडी का सिद्धांत ये कहता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, अंतस्थ समीपस्थ का विकास का क्षेत्र, जहां पर स्कैफोल्डिंग का भी एक सेंस आता है। तो ये पाड़ जो है ना, ये स्कैफोल्डिंग का मतलब होती है, तो अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। निष्प्रेरित क्या होगा, अर्थहीन क्या होगा, निगेटिव होंगे, और निकास क्या होगा दोस्तों, ये भी निगेटिव सेंस होगा। तो हमारा राइट बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन सी टेट में बहुत आसान होते हैं जब आपको पॉजिटिव और निगेटिव सेंस का मतलब पता चल जाता है। जैसे क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कितना अच्छा है। 12 नंबर कह रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देगा? थोड़े से कठिन क्वेश्चन है, उसको देखकर अगर भाग जाते हैं आप तो ये हमारी नाकामी रहेगी, और आपकी तो नाकामी है ही। क्वेश्चन नंबर 12, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हम कहते हैं गार्डनर की बात करता है, और ये कहता है कि भाई ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, तो निगेटिव है सेंस, तो निगेटिव के लिए कट जाएगा। बुद्धि लब्धि केवल, केवल क्या होता है, केवल एक निगेटिव सेंस होता है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, तो केवल एक ही की बात करेगी, बल्कि बहुबुद्धि तो बहुत सी बुद्धियों की बात करता है, तो इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, कहते हैं ना बुद्धि बहुत, मैनी काइंड्स, बहुत सारे प्रकार की बुद्धि होती है, तो हम ये ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं। किसी भी कार्य को इसलिए करना, जैसे आप कोई व्यक्ति हैं और दूसरा कोई व्यक्ति है, और ये व्यक्ति कहता है कि अच्छा है, तो आप जो है ना, ये वन वाला, ये जो है ना, ये सोचता है कि हम इसके अकॉर्डिंग करें,
और ये चाहता है कि हमारे अकॉर्डिंग करें। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, लॉरेंस कोहलवर्ग का जो सिद्धांत होता है कि यह हमारे लिए अच्छा है। जब हमने लॉरेंस कोहलवर्ग का सिद्धांत पढ़ाया था उसमें 3 स्टेजेस थी, 6 उनके सबसे सब स्टेजेस के बारे में बताया। तो उसमें जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, प्रथागत के साथ जाएगा। प्रथागत में क्या है कि लॉरेंस कोहलवर्ग ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, कोई कार्य कर रहा है, इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं। राइट वन ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अगर पढ़े भी नहीं है तब भी आप मार सकते हो, केवल विकास के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए देखिए दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है साफ साफ कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विकास बहुयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभा के लिए समान होता है, विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम है। अच्छा, सीटेट में मैंने क्या ट्रिक आपको बताई है क्रैक करने के लिए, ऑप्शन को हटाने के लिए। मैंने कहा निगेटिव वाले सेंस को केवल वाले सेंस है ना, इनको काट दीजिएगा, ऑप्शन हो नहीं सकते। अब हमारे पास ए और बी में लड़ाई है, हमारे लिए ए और बी में लड़ाई है। अब ए और बी में लड़ाई अगर है तो हम बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करें, 14 नंबर में कौन सा ऑप्शन लॉक करें। तो हम ये कहेंगे कि विकास जो होता है ना उसमें समान नहीं होता, बल्कि विकास क्या होता है, बहुयामी होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, बहुत तरीके से हो सकता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये दोस्तों ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ। याद रखेंगे कभी समान नहीं हो सकता विकास, हमारे अंदर आपके अंदर एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन मुख्य रूप से समान नहीं होगी। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट के महत्व पर जोर देता है। अब ये क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आप ये कहोगे कि सर तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। लेव वाइगोस्की ये कहते हैं कि भैया जो विकास है ना वो कहीं ना कहीं सामाजिक अधिगम के ऊपर आधारित है, और अगर सामाजिक अधिगम के ऊपर आधारित है तो लोग अंतःक्रिया करेंगे, और लोग अंतःक्रिया करेंगे तो वो सामाजिक सांस्कृतिक, और सामाजिक सांस्कृतिक होगा तो सांस्कृतिक उपकरण होगा। तो यहां पर क्या है, सांस्कृतिक से भी ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक कर सकते थे। लेव वाइगोस्की की बात अगर की जाए तो दोस्तों ये कहां के हैं, ये कहां के हैं बताइए, एक रशियन मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डॉट डॉट के रूप में वर्णित करते हैं। ये 15 के बाद 16 आना चाहिए था, 56 आ गया, माफी चाहेंगे, 16 आना चाहिए था, कोई बात नहीं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को, अब पियाजे साहब क्या कहते हैं भाई, पियाजे साहब कहते हैं कि भाई हमारी जो है 4 स्टेजेस हैं, और 4 स्टेजेस में जो भी प्रक्रिया होती है वो बच्चों को पता है। अब ये कहते हैं कि भाई इसमें कौन सा है, तो हम ये कहते हैं कि समीपस्थ का क्षेत्र जो है ना, ये दिया है, किसने दिया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी, विकास का समीपस्थ का जो क्षेत्र दिया है वो वाइगोस्की ने, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। अब ये आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक उपकरण किससे संबंधित है, और मुझे ये पता है कि जीन पियाजे स्कीमा के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन जाएगा भैया ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 17 नंबर, कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जीन पियाजे कहां के मनोवैज्ञानिक, तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन सी दी है, एक संवेदी गामक दी है, एक पूर्व संक्रियात्मक दी है, एक मूर्त संक्रियात्मक दी है, और एक अमूर्त संक्रियात्मक दी है, ठीक है ना। तो ये पूर्व संक्रियात्मक जो है ना, ये दूसरी अवस्था होती है जिसकी एज होती है 2 से 7 साल। ये 2 से 7 साल एज के बीच में पूछ रहा है कि उसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आएगा। तो क्रमबद्ध करने की क्षमता तो आएगी नहीं, ठीक है ना, ये 2 से 7 साल की उम्र में नहीं आएगा। अब हमसे कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी अमूर्त सोचने का, जो अमूर्त है ना तो वो तो आएगा भैया 11 से ऊपर के साल में, क्योंकि ये अमूर्त अवस्था की बात कर रहा है। और सोच में केंद्रीकरण, इतना छोटा बच्चा किस तरीके से सोच में केंद्रीकरण कर सकता है बताइए, कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। परिकल्पित निगमनात्मक सोच जो है ये नहीं आएगा, बल्कि सी ऑप्शन आएगा दोस्तों। क्यों आएगा समझिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो है निगमनात्मक सोच जो होगी वो कहीं ना कहीं 7 से 11 में होगी, और ये मूर्त में जाएगी दोस्तों, और ऑप्शन जाएगा भैया सी के साथ। बच्चा जैसे जैसे 2 से 7 साल की उम्र में बढ़ता है वो अपनी सोच को स्थिरता के में लाने का प्रयास करता है, विचारों में प्रवीणता लाने
की कोशिश करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? सी के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त किया गया है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। दोस्तों आपसे कह रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त किया गया है? कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में, क्या है इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं तो आप ये देखेंगे, पहला ऑप्शन है कि छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र है, विकलांग छात्र है, या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो 18 नंबर का जो आंसर जाएगा वो दिव्यांगता वर्ड यूज किया गया है। आप सभी को मैंने बताया है कि दिव्यांगता क्या है। ये अभी अभी जब मोदी साहब की गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें एक वर्ड को जोड़ा गया कि जितने भी अशक्त बच्चे हैं उसमें दिव्यांग वर्ड, चाहे वो आपका आंख से डिसेबिलिटी का प्रावधान हो, चाहे वो हाथ पैरों से परेशान हो बच्चा, या फिर वो चल नहीं पा रहा हो, या फिर वो किसी भी तरीके से विकलांग जो वर्ड हम यूज करते थे उसको हटा के अब दिव्यांगता का कर दिया गया है। दिव्यांग बच्चा एक वर्ड आ गया है, ऑप्शन जाएगा वही डी के साथ। क्लियर है? चलिए 19 नंबर देखिए क्या किया गया है। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको पता है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, ये क्वेश्चन आपको पता है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे। देखिए दोस्तों आपसे कह रहा है, साफ साफ ये कह रहा है कि भाई जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि अगर सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, भाई ऑप्शन नंबर बी लॉक कर सकते हो, क्योंकि संवेदिक आमक अवस्था जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, कोई बात नहीं। उसके आगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उसके आगे 11 से ऊपर वाली अवस्था। तो ये क्या है? ये 2 से 7, 7 से 11, 11 से, तो ये सांवेदिक है, मूर्त है, अमूर्त है, तो इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ये आपके लिए कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बताइए। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? लॉक कीजिएगा, जवाब चाहिए आपसे। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? यह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप ऑप्शंस को हटाना सीख जाएं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे अगर देखें कि देखिए यहां पर जो असफलता है निगेटिव है, बाधा है निगेटिव है, योग्यता आधार समूह बनाने का मापदंड और ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें ए और डी में हमारी लड़ाई है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बड़ा आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सबसे पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों होता है। इससे बेस्ट आंसर नहीं है, क्योंकि समूह बनाना और मापदंड करना उचित नहीं है हमारे लिए। ऑप्शन सबसे बेस्ट जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट वन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। मैंने कहा समावेशी शिक्षा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। समावेशी शिक्षा से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए, जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि एक समावेशी कक्षा में डॉट डॉट पर जोर होना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, कितनी हिंदी कठिन ऐसी लग रही है ना ऑप्शंस में, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाववाद पर। तो हम ये कह सकते हैं कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, ये बताओ कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते? तो दोस्तों ये बताओ। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बड़ा आंसर, सबसे पॉजिटिव आंसर ही सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो अवसर प्रदान करना हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा, 21 का ए हो जाएगा। निर्देश देना, लक्ष्य प्रदर्शित करना, अलगाववाद, ये सभी निगेटिव सेंस की तरफ है। तो हमारा किसकी तरफ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा, क्योंकि एक समावेशी शिक्षा वही शिक्षा है जहां पर हम एक छत के नीचे हर बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड करवा सकते हैं आसानी से, हर वर्ग के बच्चे के लिए। तो इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक करेगा। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। 22 आपसे क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि समस्या समाधान क्षमताओं को
किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन को गलत नहीं होने देना है। कह रहा है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? जवाब दीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा, कह रहा है कि विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, क्या इससे समस्या का समाधान किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, यह भी हो सकता है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यह भी हो सकता है। या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यह भी हो सकता है। लेकिन अगर हम हर क्वेश्चन में बड़ा आंसर देखें और अगर हमने यही लगाकर क्वेश्चन कर दिए तो हर क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। हर क्वेश्चन में बड़ा आंसर देखें, लेकिन एक पहलू है उसको पॉजिटिव में भी देखें। तो यहां पर क्या है? ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन देखिए, लगातार अभ्यास कराने से बच्चा परेशान हो सकता है। यह बात दिमाग में रख लीजिएगा, उसके दिमाग पर बोझ पड़ सकता है। ठीक है ना? याद रखना है कि इस पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए जोर नहीं देना कभी भी। एक अटल वर्ड जो आया ना, ये निगेटिव सेंस है दोस्तों। अटल प्रक्रिया मतलब वो चेंज नहीं हो सकती, चेंजेबल है ही नहीं। तो इसलिए ए और बी और सी तो गलत हो गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि कोई भी समस्या है आपके सामने आ रही है तो समरूपों का इस्तेमाल कीजिएगा। बढ़ावा देना, अवसर देना क्या एक पॉजिटिव में सेंस में आता है कि बहुत सारे तरीके, समरूप का मतलब है कि ना बहुत सारे तरीकों से उस समस्या को सॉल्व किया जाए, तो कितनी अच्छी बात है। ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। अगला क्वेश्चन 23 देखिए। 23 देखिएगा क्या कह रहा है। 23 आपसे कह रहा है दोस्तों, आपसे ये कह रहा है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते, अधिगम का मतलब है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लर्निंग को ही हम अधिगम कहते हैं, कि भाई अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अब हमसे कह रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए। यहां पर सेंस देखिएगा, नॉट की बात कर रहा है। क्या नहीं करना चाहिए? जवाब चाहिए आपसे। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रियों उपागमों का इस्तेमाल, या फिर व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तो हमारा जो आंसर है ना, वो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन जाएगा भैया ए के साथ। हम कह सकते हैं कि 23 का जो आंसर जाएगा वो जटिल, क्योंकि नहीं है के लिए नहीं है लगाना है, निगेटिव के लिए हमें निगेटिव आंसर लगाना है, यह बात याद रखिएगा। और पॉजिटिव के लिए हमें पॉजिटिव आंसर लगाना पड़ेगा। यह बात आपको दिमाग में रखना है कि अगर कोई शिक्षक को क्लासरूम में क्या नहीं करना चाहिए, तो वह अपनी प्रक्रिया में, अपने पढ़ाने की प्रक्रिया में जटिल चीजों को शामिल नहीं करेगा। भाई एक टीचर यही तो चाहेगा कि सामने वाले बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, तो आकलन करते समय जटिल संरचनाओं का प्रयोग क्यों करें? भाई सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 24 तो आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा। क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलेगा। क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया देखिएगा कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा कि असतर्कता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन या अति सक्रियता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्या डाइवर्जेंट की बात कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अपसारी चिंतन हमेशा आप लोग करेंगे जब सृजनात्मकता की बात करें, क्रिएटिव माइंड की बात करें, तो जब भी सृजनात्मकता देखिए तुरंत आप अपसारी चिंतन, जब भी अपसारी चिंतन देखिए तो तुरंत आप क्या लगाइएगा? सृजनात्मकता लगाइएगा। यह बात दिमाग में फीड कर लो दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, हमेशा पूछा जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दिमाग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दिमाग लगाइएगा। आपसे क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध किससे है? जरा कमेंट कीजिएगा। परिपक्वता का संबंध विकास से है, परिपक्वता का संबंध बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, या रुचि से है? तो ये आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगर कोई बच्चा डेवलपमेंट को पूरी तरीके से कर चुका है, अपनी सीढ़ियों को पार कर चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वह बच्चा परिपक्व हो चुका है। उसके अंदर ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जा सकता है ना? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। 26 पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है। कह रहा विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को
बहुत आसान आएगा पेपर, आप देखिए तो मजा ही आ जाएगा। आप 30 में 30 पेडागोजी कॉन्सेप्ट कर पाओगे, मुझे ये उम्मीद है। आप देखिए मैं बहुत लेवल के क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं जिससे आपको एग्जाम में परेशानी का सामना ना करना पड़े। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का, विविध विन्यासों की बात करेगा, यानी इससे बेस्ट आंसर नहीं है। क्योंकि देखिएगा जो नकारात्मक वर्ड है ना, ये मजबूत करेगा, ये सिंपल सी बात है, गलत। ये टालना क्या है, ये टालना क्या है, निगेटिव सेंस है। और ये दोस्तों यानी मानकीकृत आकलन, केवल मानककृत और सभी के लिए मानकीकृत होने चाहिए क्या, ये एकदम से गलत है। तो मैं ये कह सकता हूं विविध विन्यासों से, हम कह सकते हैं ना समरूप विन्यासों से, ये जो चीजें हैं ना वो पूरी तरीके से एक पॉजिटिव वे में हमें ऑप्शंस को लॉक करना है। हमारा आंसर जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन है 27। देखिए कितनी मेहनत लगती है दोस्तों, हर बहन हर भाई जानता होगा कि यहां पर क्या है कि अगर इस क्वेश्चन को अगर हम टाइप करेंगे ना तो ये क्वेश्चन कहां तक जाएगा, कितना समय लगता होगा। तो आपके लिए सारी चीजें हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को यहां पर लाया गया है। और आप ये कह सकते हैं कि 27 में क्या पूछा गया है कि एक अध्यापिका, एक कोई अध्यापिका है, को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। कोई बच्चा अगर गलती करता है तो किस तरीके से विश्लेषण करना चाहिए, जरा हम चेक कर लेते हैं। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है कि अगर कोई त्रुटि करी है, बच्चे ने किस तरीके की त्रुटि करी है, तो उसके आधार पर भाई दंड कैसा होगा, कम होगा ज्यादा होगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, या इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने में छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अब यह क्वेश्चन आपको बताना है। अब देखिए यहां पर जो आंसर जाएगा वो क्या होगा, वो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर जाएगा, जब भी आपका पॉजिटिव वे में अर्थपूर्ण आ जाए ना, और आपके एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट होंगे जहां पर अर्थपूर्ण ऑप्शन में आएगा, और वही आपको लगाना है जब पॉजिटिव में पूछा जाए। याद रखिएगा ये केवल वर्ड क्या है, निगेटिव, इसको तो कभी लेना ही नहीं है, केवल लेना ही नहीं है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा, क्या दंड की मात्रा त्रुटियों पर करेगी, भाई कम देना है ज्यादा देना, निगेटिव सेंस है ना। तो ऑप्शन ए और बी तो तुरंत खत्म हो गए। इसके आधार पर वह त्रुटियां, अब ये तो कितना है अलग करना, एक बिल्कुल गलत है, निरा एकदम से हम कह सकते हैं पूरी तरीके से पारदर्शिता है ही नहीं बच्चों के बीच में। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा दोस्तों, यही हमारा ऑप्शन जाएगा, क्योंकि त्रुटियां जो होती हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं, अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन हमारा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। कोई भी बच्चा है सीखना चाहता है, वो उसकी जो अभिप्रेरणा है उसको किस तरीके से कायम रखा जा सकता है, ये आपको बताना है, कमेंट करना है, बताइए। चलिए चलिए भैया बताइए। देखिएगा यहां पर कह रहा है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अब देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप 3 क्वेश्चन को हटाने का काम कर सकते हो। बोले सर कैसे, यंत्रवत याद करना, दंड देना, पुरस्कार देना, ये नहीं लेने, बच्चे को दंड देना नहीं लेना है। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर और बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। 28 नंबर का जो दोस्तों आंसर जाएगा वो किसके साथ, हमारा जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ, क्योंकि हमारा आसान क्रियाकलाप भी यहां पर एक मैटर नहीं रखता, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे वो ऊब जाने वाले हैं पढ़ाई से। तो जो लक्ष्य है ना, ये जोर देकर क्या है, ये सबसे बेस्ट आंसर है, ये सबसे पॉजिटिव आंसर है दोस्तों, ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। आसान क्रियाकलाप और जटिल क्रियाकलाप क्या मतलब है, सेंस ही नहीं बनता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो शर्मिंदगी है, ये दोस्तों हम जो शर्म की बात करते हैं दोस्तों, ये बताइएगा जो हमें शर्म आती है या शर्मिंदगी होती है, या ऐसे वर्ड हम लोग समाज में यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करती है, क्या अधिगम पर इसका जो है प्रकोप है, क्या मिलता है, जरा हम चेक कर लेते हैं। कमेंट कीजिएगा बच्चे, बहुत अच्छे पढ़िएगा, चारों ऑप्शन दिमाग लगाइएगा। कह रहा है कि शर्मिंदगी जो है उसके एक भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। क्या शर्मिंदगी को बारंबार पैदा करना चाहिए, नहीं। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली एक प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों क्या बात है,
चलिए भैया, बहुत बढ़िया। 28 नंबर बच्चे कह रहे हैं भाई जोर देकर पढ़ाना है। क्या जोर देकर पढ़ाना है? जोर देकर का मतलब है लक्ष्यों पर जोर, हमें पॉजिटिव वे में लेना है। जोर का मतलब होता है लक्ष्यों पर जोर, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्य पर, अब उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, हम उसको गर्त में नहीं गिरा रहे, इसको भी तो ध्यान देना है। जोर का मतलब हमेशा वो जोर नहीं है, उसके लक्ष्यों पर, उसने जो एक गोल सेटअप किया है ना, तो वो हमें तो हमेशा पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। यहां पर क्या है कि भाई शर्मिंदगी जो होती है ना, वो एक कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आंसर किसके साथ जाएगा दोस्तों? सी के साथ जाएगा। संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये तो बात पक्की है। शर्मिंदगी अगर होगी तो 29 का सी ऑप्शन लॉक होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में नहीं आएगा। ये क्या है? ये दोस्तों ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए भैया बताइए। अभी नहीं हुई है क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। अरे हो जाएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, है ना। और निगेटिव सेंस को, जब सीटेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो निगेटिव वाले ऑप्शन को हटा के करना। जो भी, मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं, 5 क्वेश्चन तो आपके ऐसे गलत हो जाते हैं जब आपको हिंदी नहीं उसकी समझ में आती है। कुछ आप हिंदी वाले पोर्शन को इंग्लिश में देख लिया करो, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। कोई भी चीज ना समझ में आए, क्वेश्चन ना आए, तो एकदम से, आपको पता ही नहीं इंग्लिश लेकिन फिर भी देख लो, हर बहन हर भाई के लिए पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो अनुकरण, नकल और दोहराना, यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, या बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो अब बताओ कौन नहीं मार सकता? कौन बच्चा ऐसा है जो इस क्वेश्चन को ना पढ़े और फिर भी मार दे? तो मैं कह सकता हूं कौन सा नहीं हो सकता? बिना बिना विश्लेषण के अवलोकन करना निगेटिव, अनुकरण नकल, नकल एक निगेटिव, यंत्र याद करना निगेटिव। हमारा आंसर जाएगा भाई सी के साथ। सी तो बचा ही है। सीटेट में आपके 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप ऐसे कट 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 मार करके भैया एक ऑप्शन लगा सकते हो। 40 क्वेश्चन, अब बताओ, ये बच्चों को नहीं पता होता है, और ये मैं आपको बता रहा हूं, आसान से सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। ऑप्शन किसके साथ जाएगा भाई? सी के साथ चला जाएगा। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।